हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़े भैया मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं बस। और इससे पहले कबीर आगे कुछ कहता, अगले ही पल अर्जुन कबीर की आंखों में देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं मानता हूँ तुम थोड़े मुंहफट हो, लेकिन डरपोक नहीं। अर्जुन रुद्र की तरफ चेहरा कर बोले, मिस्टर रुद्र प्रताप सिंघानिया, खुशी के लिए मैं आपकी टेंशन को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इस बात को भूलिए मत, कबीर ने भी खुशी को अपनी बहन माना है। खुशी आपके लिए सिर्फ आपके भाई की पत्नी ही नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरे दोस्त की मोहब्बत और जिम्मेदारी भी है। अक्षत की गैर मौजूदगी में उसकी फैमिली हमारी फैमिली है, और दुनिया का कोई भी इंसान अपनी फैमिली पर खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज मैं अपनी बीवी, बच्चे और अपनी फैमिली को छोड़कर, यहाँ तक कि कबीर अपना बिजनेस और उससे भी ज़्यादा अपनी मोहब्बत अनु से दूर है। शायद आपको मालूम नहीं, यह इंसान इतना इरिटेटिंग है कि इसने अपने बाथरूम में भी दरवाजे नहीं लगवाए। सांस तक लेना मुश्किल कर देता है यह मेरी बहन का। यहाँ तक कि उसके हॉस्पिटल के ठीक सामने ही इसने अपने ऑफिस की बिल्डिंग रेडी करवाई है। 24 घंटे यह मेरी बहन को स्टॉक करता है। इतना कुछ होने के बावजूद आज यह अपनी फैमिली और बीवी से दूर है। जानते हो क्यों? क्योंकि खुशी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मौत के डर से हम खुशी को खतरे में डाल देंगे? भूलिए मत, कबीर की ही समझदारी है जिसने खुशी के ट्रामा के बारे में पता लगाया। आप लोग उस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन मुझे उस पर पूरा यकीन है। अगर वह खुशी के लिए कोई फैसला ले रहा है तो बिल्कुल सही लेगा। कहते हुए अर्जुन ने एक नज़र कबीर को देखा। अर्जुन के दिल में अपने लिए भरोसा देखकर कबीर के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी रुद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी। कुछ देर बाद सभी लोग खामोशी से एक दूसरे के सामने बैठे थे तो कबीर ने बताया, मैं जानता हूँ आप लोगों को मेरी बात कहीं अटपटी लगेगी, लेकिन मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लिया है। हम डेविल को खुशी दी की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी दे सकते हैं। यह सुनते ही सभी लोग हैरान थे। तभी कबीर ने कहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहली बात, डेविल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, तेज और चालाक है। ऐसे इंसान को मारकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को शायद मालूम ना हो, लेकिन उसने अकेले ही नरभक्षी कबीले के लगभग 600 से ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि चीन से आए हुए दुश्मन सोल्जर, जो कि माफिया गैंग से बिलोंग करते थे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, क्रूएल और हार्टलेस, जिनकी गिनती 150 के आसपास थी, उसने उन्हें भी चुटकियों में मसल कर रख दिया। विवान खन्ना के किले में घुसकर उसकी हाईटेक सिक्योरिटी टीम को ख़त्म कर खुशी दी को अकेले ही वहाँ से निकाल लाया। जंगली जानवरों से उन्हें सुरक्षित रखा। और वह सब तो ठीक है कबीर, लेकिन क्या तुम उस पर सचमुच यकीन कर सकते हो? यह भी तो हो सकता है कि यह सब खुशी या हम तक पहुंचने का सिर्फ एक ट्रैप हो, या फिर एजे का पता लगाना। तुम जानते हो दुश्मन उसके बारे में जानने के लिए बेताब है, और अगर एक बार यह सच्चाई बाहर आ गई कि एजे हमारे बीच नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा कबीर। विवान खन्ना यह मौका हाथ से जाने नहीं देगा। और अब तक तो हम यह भी पता नहीं लगा पाए कि खुशी के नाम की सुपारी देने वाला आखिर है कौन। ऐसे में एक अनजान दुश्मन पर भरोसा करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। आपकी बात मैं समझ सकता हूँ मिस्टर रुद्र प्रताप सिंघानिया, पर इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सबसे पहले विवान खन्ना, जिसका दिमाग, पावर और पोजीशन बिल्कुल हमारे लेवल का है, और दूसरा अनजाने दुश्मन। हम एक साथ सब पर वार नहीं कर सकते, खास तौर से तब जब खुशी दी की यह कंडीशन है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तो बस यह समझ लीजिए कि यह हमारी एक कोशिश है खुशी दी को प्रोटेक्ट करने की और दुश्मनों का सामना करने के लिए। समझदारी यही कहती है कि एक पावरफुल दुश्मन से उलझकर अपनी ताकत कमज़ोर करने से बेहतर है उस पावरफुल दुश्मन को ही अपना दोस्त बना लो। अगर वह आपके लिए लड़कर मरा तो इसमें भी आपका कोई नुकसान नहीं, और अगर जिंदा रहा तो आपकी बहुत काम आएगा। दोनों तरफ आपका ही बेनिफिट। दुश्मन ने उसे खुशी दी को ख़त्म करने के लिए हायर किया था, तो क्यों ना हम लोग उसे ही खुशी दी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दें। यह सुनते ही सभी लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि तभी शिवाय ने कहा, वह सब तो ठीक है मिस्टर कपूर, लेकिन आपने उसका पागलपन देखा? कहीं ऐसा ना हो दुश्मन से तो हम कवीन को बचा लेंगे, लेकिन उससे कवीन को कौन बचाएगा? मतलब वह हमारे सामने ही अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। उनके करीब जाना, उन्हें टच करना,
आप अच्छे से जानते हैं कविन यह बर्दाश्त नहीं करेगी और हम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिलहाल हमारा बाहर के दुश्मनों को ख़त्म करना ज़रूरी है। सिवाय बाहर के 10 दुश्मनों के बदले अगर एक दुश्मन को घर में पालना भी पड़े तो मुझे नहीं लगता यह कोई घाटे का सौदा है। वैसे भी वह हमारे साथ हमारे घर पर रहेगा, 24 घंटे हमारी नज़रों के सामने। उसे खुशी दी से दूर रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। जब तक वह हमारे काम आता है हम उसे इस्तेमाल करेंगे और जब लगेगा कि वह हमारे लिए खतरा है हम उसे ख़त्म कर देंगे। कहते हुए कबीर के होठों पर एक इविल स्माइल थी जिसे देखकर सभी लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन अगले ही पल सभी के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। और तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला। डेविल कमरे के अंदर आया। उसे देखते ही सबके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन आ चुके थे। डेविल ने सभी की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मेरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और बताओ बेबी गर्ल को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा। यह सुनते ही कबीर ने एक नज़र सभी को देखा और फिर एक फ़ाइल उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, इस फाइल में उनका इलाज भी है और इलाज की वजह भी। इसे ध्यान से पढ़ लो डेविल और अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। कबीर की बात सुनते ही डेविल आगे बढ़कर फाइल उठाता है और उसे जैसे ही खोलकर पढ़ने को हुआ अगले ही पल उसकी नज़र फाइल पर मौजूद एक फ़ोटोग्राफ पर गई, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि यह फ़ोटोग्राफ किसी और की नहीं बल्कि अक्षत जिंदल की थी। अब वह नासमझी और कन्फ्यूजन से वहाँ खड़े सभी लोगों को देख रहा था कि तभी रुद्र ने कहा, यह है अक्षत जिंदल, दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और माफिया वर्ल्ड के थे ब्लैक डेविल किंग। तुमने नाम तो सुना ही होगा और शायद जानते भी हो। कबीर की बात सुन डेविल की नज़र फ्लोर पर पड़े हुए फोटोग्राफ पर थी। जब कबीर खुद आगे बढ़कर वह फ़ोटो उठाकर डेविल की तरफ देते हुए बोला, आज हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं डेविल। वह बात जो इस कमरे में मौजूद सिर्फ हम लोगों के बीच है, लेकिन आज उसे तुम भी जानोगे क्योंकि तुम अपनी जिस बेबी गर्ल को होश में लाना चाहते हो उसका इलाज यह जाने बगैर इम्पॉसिबल है। उम्मीद करूँगा तुम हर बात ध्यान से सुनोगे और जानोगे। इतना कहकर कबीर ने डेविल को बताया कि किस तरह आज से लगभग 2 साल पहले ब्लैक डेविल यानी अक्षत जिंदल एक प्लेन क्रैश में हादसे का शिकार हो गए। इसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। उन्हें बहुत ढूंढा गया लेकिन वह मिले ही नहीं। उन दिनों खुशी प्रेग्नेंट थी और हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि उसे तो अपने अक्षों के बिना जीने की आदत ही नहीं थी। दिन हफ्ते महीने गुजर गए लेकिन अक्षत का कुछ भी पता नहीं चला। इसी दौरान अक्षत के गायब होने की खबर बाहर न निकले इसके लिए कई सारे ज़रूरी काम किए गए, लेकिन आज नहीं तो कल दुश्मनों को इस बात की जानकारी हो ही जाती। इसीलिए अक्षत का बिजनेस और माफिया वर्ल्ड का काम एक साथ हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और क्योंकि अक्षत के जाने के बाद खुशी भी कहीं टूट चुकी थी, उसके लिए भी यह सब आसान नहीं था, लेकिन एक उम्मीद थी कि वह वापस लौटेगा। खुशी को हर दिन जीने की हिम्मत दे रहा था। इसी दौरान कुछ बुरे माफिया जो अक्षत के खिलाफ हुआ करते थे, उन्होंने हिंदुस्तान से इलीगल लड़कियों की तस्करी शुरू कर दी थी। क्योंकि खुशी को माफिया वर्ल्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उन लोगों के लिए यह काम आसान हो रहा था। लेकिन एक दिन राजीव और एंथोनी ने खुशी को इस बारे में बताया, जो सुनकर खुशी का साफ कहना था कि वह उन लड़कियों को वापस हिंदुस्तान जरूर लाएगी। इसके लिए उसने काम भी किया और उन माफियाओं का खात्मा भी किया और माफिया का करोड़ों का नुकसान हो गया था, जिसके लिए अब वह खुशी के दुश्मन बन चुके थे। लेकिन ब्लैक डेविल के डर से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जिस दिन उनके दिल से यह डर निकल जाता और उन्हें मालूम होता कि ब्लैक डेविल अब उनके बीच मौजूद नहीं है, वह लोग अपनी मनमानी करते और सबसे पहले यह खतरा खुशी के ऊपर ही आता। इसीलिए ब्लैक डेविल के वफादार लोग चाहते थे कि खुशी डेविल क्वीन की पोस्ट को हैंडल करे, सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी। हालांकि खुशी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सिर्फ अपने देश और अपने लोगों के लिए उसे इस बात के लिए राजी होना पड़ा, क्योंकि अक्षत अपने रहते भर से सिर्फ खुशी के लिए कई सारे इलीगल वर्क को बंद करवा चुका था। वह लड़कियों की तस्करी और बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने नहीं देता था, यहाँ तक कि वह ऑर्गन्स के इलीगल सेल के खिलाफ था। अब खुशी ने डेविल क्वीन की पोस्ट हैंडल कर ली थी और अक्षत जिंदल की जगह उन्होंने उनके बॉडी डबल को उसे करना शुरू कर दिया। लेकिन अक्षत जिंदल बनना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन लोगों ने जावेद को चुना, क्योंकि जावेद ब्लैक डेविल को काफ़ी करीब से जानता था। वह इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से हैंडल कर सकता था। लेकिन पिछली बार इटली में विवान खन्ना के अटैक के बाद जावेद भी कोमा में है और अब जैसा कि डेविल को पता है, वह धीरे धीरे बाहर आ चुकी है कि ब्लैक डेविल फिलहाल गायब है। इसके बाद खुशी और उसके बच्चे की जान को खतरा है।
यहाँ तक कि कबीर और उसकी टीम यह भी जानते हैं कि डेविल को खुशी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हालांकि उसने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया, इस बात की वजह तो वह लोग नहीं जानते। लेकिन न जाने क्यों डेविल को देखकर उन लोगों को महसूस होता है कि डेविल खुशी के लिए खतरा नहीं है। इसीलिए वह चाहते हैं कि डेविल में जिस तरह खुशी को ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, इसी तरह वह उसे प्रोटेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट ले और अपने सोच से उन लोगों की हेल्प करे रियल ब्लैक डेविल को ढूंढने की। क्योंकि आप सिर्फ ब्लैक डेविल ही है जो अपने दुश्मनों का खात्मा कर अपने परिवार को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त वह कहाँ है, कोई नहीं जानता। खुशी को अगर जिंदगी देनी है तो अक्षर जिंदल को वापस आना होगा। यह सुनते ही डेविल हैरानी से कभी फोटो तो कभी फाइल में मौजूद डिटेल को देख रहा था, जिसमें अक्षर जिंदल के प्लेन क्रैश से लेकर हर एक डेट बहुत ही बारीकी से मेंशन थी। अपनी ही फोटो अपने ही हाथ में मौजूद फाइल में देखकर डेविल की आंखों में हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। और तभी उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, तुम लोगों को पूरा यकीन है कि वह जिंदा है? यह सुनकर सभी ने एक दूसरे का चेहरा देखना शुरू किया और फिर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, सच कहें तो यह भरोसा सिर्फ खुशी का है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल ने यह मान लिया है कि ब्लैक डेविल अब हम लोगों के बीच नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक वह वापस लौटकर आ चुके होते। क्योंकि जहाँ तक हम लोग एजे को जानते हैं, उसे ज़िंदगी से दूर रखना तो पॉसिबल है, लेकिन खुशी से नहीं। वह अपनी जान के लिए इतना ऑब्सेस्ड, इतना दीवाना था कि दुनिया का कोई भी कोना उसे खुशी से दूर नहीं रख सकता था। लेकिन आज 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वह नहीं लौटा। इसका मतलब साफ है कि शायद, कहते हुए रुद्र का चेहरा मायूस हो गया कि तभी शिवाय ने कहा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अब तक अपनी कोशिश जारी रखी है, क्योंकि हमें अपनी क्वीन के भरोसे पर भरोसा है। क्योंकि यह भरोसा ही हमारी क्वीन को एनर्जी देता है, जीने की हिम्मत देता है, और हम नहीं चाहते कि हमारी क्वीन अपने भरोसे को खो दे। अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी डेविल। यह सुनते ही डेविल किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बस एकटक उस फाइल को देख रहा था जिसमें अब खुशी की फोटो थी। और तभी डॉक्टर अर्जुन बजाज ने कहा, इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है डेविल, तुम आराम से सोचकर अपना फैसला बता सकते हो। उम्मीद करूंगा तुम हमें निराश नहीं करोगे, बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। और हाँ, यह बात यहाँ से बाहर ना जाए तो बेहतर होगा। इतना कहकर डॉक्टर अर्जुन बजाज सभी लोगों को वहाँ से चलने का इशारा करते हैं, जिसे समझकर सभी वहाँ से निकलने लगे। तभी रुद्र को कुछ याद आया और उसने डेविल की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में खुशी के लिए फिक्र नजर आ रही है। और अगर यह सच है तो याद रखो, खुशी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, शायद अपनी जान से भी ज़्यादा। वह आज तक सिर्फ उसके वापस लौटने की उम्मीद में ही जी रही है। उसने ना तो आज तक उसके अलावा किसी और के बारे में सोचा है और ना ही सोचेगी। इतना कहकर रुद्र एक गहरी सांस लेकर वहाँ से चले गए। कहीं ना कहीं वह अपनी बातों से डेविल को वार्निंग देना चाहते थे कि अगर डेविल के दिल में खुशी के लिए कुछ अलग जज्बात हैं या उसके दिमाग में कोई भी गलत ख्याल आ रहे हैं तो वह उन ख्यालों को यहीं रोक दे। वह अपनी बात कहकर जा चुके थे, लेकिन डेविल, जो कि अब तक खामोशी से सिर्फ उस फाइल को ही देख रहा था, एक झटके में एक कुर्सी पर बैठ गया और बड़ी ही बेचैनी के साथ वह फाइल उलट पुलट करते हुए उस फाइल को भरने की कोशिश कर रहा था। हर एक शब्द को 4-4 बार पढ़ते हुए उसे ना तो अपनी आंखों पर और ना ही अपने दिमाग पर यकीन हो रहा था। तभी उसकी नज़र शर्टलेस अक्षर जिंदल के फोटो पर गई, जिसके सीने पर ठीक वही टैटू और वही शब्द जान लिखा था जो कि इस वक्त डेविल के शरीर पर था। इसे देखते ही जल्दी से अपने शर्ट के कुछ बटन खोल अपने सीने को देखता है जहां इस वक्त मेकअप लगा हुआ था। वह तुरंत ही अपने सीने को तेजी से रगड़ते हुए अपने मेकअप को हटाता है और उस कॉन्फ्रेंस रूम में लगे हुए एक आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो वहाँ से टू सेम वैसा ही टैटू था। बस खुशी का चेहरा कुछ हद तक जल गया था। इस टैटू को याद करते हुए डेविल की आंखें कभी टैटू तो कभी अक्षर जिंदल की फ़ोटो को मिल रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी और तड़फ साफ नजर आ रही थी और अचानक ही वह हड़बड़ाते हुए अपने चेहरे पर पहने हुए फेक सिलिकॉन मास्क निकालता है। इसके बाद उसका असली चेहरा आईने के सामने था। वह जल्दी जल्दी अपने चेहरे को हाथ में पकड़ घुमा घुमा कर खुद को देखते हुए बोला, क्या यह सच है? क्या यह मैं हूँ? क्या मैं ही अक्षर जिंदल हूँ? आज तक जिस आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए मैं किस हद तक बेचैन था, जिस आइडेंटिटी को ढूंढना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था, क्या वह मेरे सामने है? क्या यह सच है कि वह जान जिसे आज तक मैं सिर्फ ख्वाबों में देखता था, जिसका नाम मेरे कानों में गूंजता था, वह बेबी गर्ल है? क्या सचमुच यही मेरी सच्चाई है?
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर सांगली ने तो कहा था कि, कहते हुए डेविल अपने ख्यालों में खो गया। फ्लैशबैक, आज से लगभग 2 साल पहले, एक घना जंगल। फ्लैशबैक, आज से लगभग 2 साल पहले, एक घना जंगल, जहाँ दूर दूर तक घने जंगल और पहाड़ के अलावा इंसान का नामो निशान तक नहीं था। वहाँ सिर्फ अजीब सी खामोशी और खौफ था। वह एक पत्थर पर बैठे लगभग 65 या 70 साल के बूढ़े शख्स, जिन्होंने अपने बदन पर एक काले रंग का लिफास पहन रखा था, उनकी सफ़ेद आईब्रो और एक लंबी दाढ़ी, छोटी छोटी आंखें और चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियाँ। उनका कद मुश्किल से 5.5 फुट का होगा, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह इंसान, जो दिखने में काफ़ी हद तक किसी चीनी की तरह लग रहे थे, अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान में लगे थे, जब उनके सामने बैठा शख्स, जो कोई और नहीं बल्कि डेविल खुद था, उसके चेहरे पर दाढ़ी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, बदन पर जगह जगह जख्म के निशान। वह शर्टलेस, सिर्फ अपने ट्राउजर में था। उसकी मस्कुलर बॉडी, जिस किसी के जले हुए चेहरे का टैटू और एक शब्द जान लिखा हुआ था, चेहरे तक बिखरे हुए काले बाल और पसीने से लथपथ शरीर। वह न जाने कब से खामोशी के साथ उनके सामने बैठकर उस बूढ़े इंसान को ही देख रहा था। और तभी कुछ देर बाद डेविल ने कहा, मास्टर सांगली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह शब्द सुनते ही मास्टर सांगली ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने बैठे डेविल को देखा। उसकी आंखों के सवाल को वह समझ चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपनी शांति आवाज़ में कहा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? यही जानना चाहते हो ना? तो सुनो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारा परिवार हूँ। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जानना ही चाहते हो तो मेरी एक बात गौर से सुनो डेविल। मैंने एक खास मकसद से तुम्हें अपना यह दिव्य ज्ञान दिया है, जिसका मकसद लोगों की भलाई है, मानवता की रक्षा है। और इसके बीच कई सारे लोग अड़चन बन रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर है एक माफिया विवान खन्ना। बदकिस्मती से वह मेरी नातिन नीलम का हस्बैंड है। भविष्य में उसके हाथों में कई सारी बड़ी और खतरनाक ताकत आने वाली हैं, और मानवता की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि वह इसमें कामयाब ना हो। इसीलिए तुम्हें मुझे सिर्फ एक वचन देना होगा कि तुम मेरी नातिन नीलम के सामने उसकी सच्चाई लाओगे। इसके अलावा उसके हाथों में आने वाली ताकत को भी छीनना होगा, और उसे बर्बाद करने के बाद ही तुम अपने अस्तित्व की तलाश में निकलोगे। बताओ डेविल, क्या तुम्हें यह मंजूर है? वह सब तो ठीक है मास्टर, लेकिन मेरा अस्तित्व और भरोसा रख डेविल। हर चीज़ का सही वक्त है। तेरा वक्त भी आएगा, लेकिन पहले उस पर ध्यान दे जो ज़रूरी है। मेरे पास वक्त बहुत कम है और ज्ञान बहुत ज़्यादा। खुद को भटकने मत दे, वरना भटकता रह जाएगा। वादा कर डेविल, तू विवान खन्ना की असलियत नीलम और उसके पिता के सामने लाकर उनकी ताकत को ख़त्म करेगा, और वह बड़ी ताकत उसके हाथ में जाने से रोकेगा। मैं हूँ तेरा सारथी, पर राह चलेगा तू। यह सुन न जाने डेविल अपने गुरु की आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है मास्टर, मैं आपसे वादा करता हूँ, विवान खन्ना का खात्मा करने के बाद ही अपनी पहचान की तलाश में निकलूंगा। और लगभग 1 साल बाद एक रात मास्टर सांगली अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, और क्योंकि उन्हें कैंसर था, उनका जीना अब इम्पॉसिबल था। वह अपनी आखिरी सांसें लेते हुए डेविल को अपने सामने बैठा हुआ देखते हैं, जो उनका हाथ पकड़ इमोशनल लेस चेहरे के साथ उन्हें देख रहा था। मास्टर, आपको कुछ नहीं? तभी मास्टर गहरी सांस लेते हुए, वह सब नहीं डेविल, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ डेविल। मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारी यादें ख़त्म की हैं, ताकि तुम वह सब बनो जो मैं चाहता हूँ। लेकिन इन सब के बीच भी मैं हमेशा तुम्हारे अंदर वह खालीपन देखा है, और वह खालीपन भरना ज़रूरी है। डेविल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे तुम्हें बताना है कि तुम्हारी जान डेविल। मेरी जान को क्या हुआ मास्टर? डेविल ने अचानक ही मास्टर का हाथ पकड़ लिया, और उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। क्या मेरी जान को कोई खतरा है? आप क्या कहना चाहते हैं मास्टर? डेविल, तुम्हारी जान वो। और इससे पहले मास्टर आगे कुछ कहते हैं, वह इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। डेविल उनके शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन अब उसका दिल बड़ा बेचैन हो रहा था। उसे अब अपनी हकीकत के बारे में जानने का दिल किया, लेकिन तभी उसे मास्टर को दिया हुआ अपना वादा याद आया, और ना चाहते हुए भी उसे अपने कदम पीछे लेने पड़े। यह अफ्रीका का वही खतरनाक और घना जंगल था, जिसमें कुछ दिन पहले डेविल और खुशी भटक चुके थे। हालांकि यह जंगल का दूसरा छोर था,
लेकिन यहाँ के खतरों से डेविल अच्छे से वाकिफ था, इसीलिए शायद यह सरवाइव करना उसके लिए आसान था। मास्टर के डेथ के बाद डेविल बड़ी मुश्किल से उस जंगल से बाहर निकला था, और क्योंकि इससे पहले वह जंगल से बाहर गया ही नहीं था, उसके लिए यहाँ से बाहर निकलना लगभग 1.5 महीने का स्ट्रगल था। क्योंकि यह जंगल कोई आम जंगल नहीं, बल्कि अपने आप में ही एक भूल भुलैया था, जहाँ जाकर कोई भी बड़ी मुश्किल से ही बचकर बाहर निकल सकता था। या तो वह जंगली जानवरों के शिकार बन जाता, या फिर नरभक्षी आदिवासियों के। टूरिस्ट को यहाँ आना जाना मना होता था। कई लोग अपने एडवेंचर के लिए गैर कानूनी तरीके से यहाँ आते थे और बस यहीं ख़त्म होकर रह जाते थे। जंगल से बाहर आकर डेविल के पास अपने सर्वाइवल के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए छोटे मोटे क्राइम करना ही बेहतर समझा। क्योंकि उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, वह कहीं जॉब भी नहीं कर सकता था। वह अपनी पहचान छुपाने में शुरू से ही माहिर था, और यही काबिलियत उसे आगे भी काम आ रही थी। देखते ही देखते कुछ खतरनाक गैंगस्टर उसे सुपारी किलिंग का काम देते थे, जिसमें वह बखूबी कामयाब हुआ। इस दौरान उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड में कुछ माफियाओं से हुई, जो किसी की भी खबर निकालने में माहिर थे। इनके जरिए ही डेविल को विमान खन्ना की लोकेशन के बारे में पता चला था, और वह अपनी आइडेंटिटी बदलकर इटली के लिए निकल गया था। डेविल को जंगल से बाहर निकले हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, और वह विमान खन्ना की बर्बादी के लिए ही उसके पीछे पीछे इटली में माफिया के उस मीटिंग में गया था, जहां उसने पहली बार खुशी को देखा था। और उसे देखते ही डेविल कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया। वह जब तक खुशी की जान बचाकर वापस विमान खन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता, तब तक विमान खन्ना वहां से जा चुका था। अब डेविल को अपनी पावर बढ़ाने के लिए पैसों के अरेंजमेंट के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि खुशी का था, और इसे पूरा करने के लिए ही वह हिंदुस्तान आया था। इन बातों को याद करते हुए डेविल की आंखों में एक बार बेचैनी और तड़फ थी। वह अब तक यह नहीं समझ पाया कि अब तक कबीर और रुद्र की टीम ने जो भी उसे बताया वह सच है या नहीं। इस बात को कंफर्म करने के लिए डेविल तेजी से वापस अपने चेहरे पर सिलिकॉन मास्क पहनकर कमरे से बाहर निकल, और कुछ ही पल में वह वापस खुशी के वार्ड में आ पहुंचा था, जहां डॉक्टर खुशी का चेकअप कर रहे थे। और तभी बहुत जल्दी से हड़बड़ाते हुए सभी को कोल्ड वॉइस में कमांड देकर बोला, लीव एवरीबडी लीव। अचानक डेविल के इस तरह कमांड देने से डॉक्टर और नर्स हैरानी से उसे देखते हुए, अरे कौन हो तुम, और इस तरह अंदर कैसे चले आए? सिक्योरिटी पकड़ो इस आदमी को, देखो यह। और इससे पहले डॉक्टर आगे कुछ कहता, डेविल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में रखे हुए एक धारदार नाइफ से डॉक्टर के गले पर वार करता है, जिससे वह डॉक्टर अगले ही पल जमीन पर बिन पानी मछली की तरह तड़फते हुए अपनी जान दे देता है। पूरा फ्लोर खून से लथपथ हो चुका था, तो वहीं नर्स अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उन सभी के चिल्लाते हुए देख डेविल एकदम से धाड़ कर बोला, खबरदार, अगर अपना यह हाल नहीं चाहती तो जुबान बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। डेविल की खतरनाक आवाज़ सुनकर ही सभी नर्स वहाँ से बाहर भागे। तभी सिक्योरिटी जल्दी से गन लेकर डेविल के ऊपर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन इससे पहले वह लोग आगे कोई रिएक्शन दे पाते, डेविल तुरंत अपनी नीली आंखों से ही उन सभी को आंखों में देखने लगा, और कुछ सेकंड बाद उन सभी को कमांड देकर बोला, बाहर जाओ और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, और किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो उन्हें ख़त्म कर देना। जी मास्टर, कहकर वह लोग किसी रोबोट की तरह चुपचाप बाहर निकल गए। उन सभी सिक्योरिटी की गिनती लगभग 5 या 6 होगी। अब डेविल जल्दी से आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है, ताकि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और एक झटके में खुशी के पास आकर उसके खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। कुछ सेकंड खुशी के चेहरे को निहारने के बाद वह उसका एक हाथ अपने हाथ में लेता है और अपनी आंखें बंद कर दूसरा हाथ उसके सर पर रखता है। इसके साथ ही वह खुशी के विजन और उसकी यादों में झांकने की कोशिश कर रहा था, जहां कई बार कोशिश के बाद ही उसे कुछ कुछ नजर आने लगा। खुशी का इंतजार, उसका प्यार, उसकी तड़फ और बेचैनी से होते हुए वह और भी ज़्यादा पीछे उसके पास्ट में जा रहा था, और तभी उसे खुशी और अपनी पहली मुलाकात नजर आने लगी। किस तरह वह दोनों पहली बार मिले थे, कैसे खुशी अक्षत का जुनून और पागलपन बन गई। उसे हासिल करने के लिए अक्षत ने क्या कुछ नहीं किया। विवान खन्ना की दोनों की लाइफ में तकलीफ और परेशानी पैदा करना, लेकिन हर मुसीबत से लड़कर खुशी को अपना बनाना, और फिर खुशी की प्रेगनेंसी न्यूज़ के बाद अक्षत का उससे दूर चले जाना, अक्षत के जाने के बाद खुशी का टूट कर बिखर जाना, और हर दिन खुद को एक उम्मीद के सहारे जिंदा रखना। डेविल ने एक के बाद एक खुशी की हर याद को अपने दिल से महसूस किया, जिसे महसूस करते हुए उसकी आंखों से कब से आंसू गिरने लगे उसे पता ही नहीं चला। हर चीज़ से लड़कर डेविल का खुशी की ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करना, और जंगल में खुशी के करीब आकर डेविल ने जो भी झूठ उससे कहा
उसकी खुशी के दिल पर असर होना। डेविल ने महसूस किया खुशी इस वक्त अपनी यादों में यही सोच रही है कि वह अब अपने अक्सू के लायक नहीं रही। अब उसका जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बनता। वह क्या कहेगी अपने पति से कि वह अब सब कुछ गंवा चुकी है, वह खुद को बचा नहीं पाई। इन बातों को याद करते हुए खुशी अपने ख्यालों की दुनिया में खो रही थी, जिसे महसूस करते ही डेविल ने एक झटके में अपनी आंखें खोली और अब वह तड़पकर खुशी को अपने सीने से लगा लेता है। उसे अब अपनी गलती और बेवकूफ़ी का बुरी तरह एहसास हो रहा था। वह समझ चुका था अपनी जी जान को वह आज तक पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बेबी गर्ल ही है। डेविल ने रोते हुए कहा, जान प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे बात करो जान, तुम्हें मेरे अलावा किसी और ने नहीं छुआ। जान अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, प्लीज़ आंखें खोलो। एक झटके में तड़प कर खुशी के होठों से अपने होठ जोड़ देता है और उसे तेजी से किस करने लगा। वह खुशी को दीवानों की तरह चूम रहा था, जैसे मानो वह अपनी तड़फ को जाहिर करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद वह उसके होठों को छोड़ बोला, जान होश में आओ, क्या तुम तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही? देखो मुझे जान, बस एक बार। डेविल ने इतना कहा ही था जब बेजान खुशी की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे, लेकिन वह अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती। अब डेविल को और भी ज़्यादा तड़फ हो रही थी कि तभी अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला। क्या कर रहे हो तुम यहाँ खुशी के साथ? दूर हटो उससे। यह सब सुनते ही डेविल की नीली आंखें, जो कि फिलहाल लाल हो चुकी थी, उसने गुस्से से पलट कर देखा जहाँ निकिता अपनी गोद में अंश और आधरों को लेकर खड़ी थी और उसके साथ ही रुद्र कबीर, डॉक्टर अर्जुन बजाज और एंथोनी खड़े थे। निकिता जल्दी से बच्चों को रुद्र और कबीर के पास देकर झटके से डेविल और खुशी के पास आई। उसने तुरंत डेविल को कस के धक्का दिया। डेविल इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वह एक झटके में नीचे जमीन पर गिरते गिरते बचा और अगले ही पल वह किसी शेर की तरह निकिता को घूर रहा था। लेकिन निकिता तुरंत खुशी को अपने सीने से लगाकर उसके पूरे चेहरे और बदन को देखते हुए बोली, खुशी खुशी तू ठीक तो है? खुशी तुझे कुछ हुआ तो नहीं खुशी? निकिता ने इतना कहा ही था जब उसकी नज़र फ्लोर पर पड़े हुए डॉक्टर की लाश पर गई, जिसे देखते ही उसकी आंखें फैल गई। वह तुरंत एंथोनी और कबीर को ऑर्डर देते हुए बोली, पकड़ लो इस इंसान को, यह बचकर जाने ना पाए। हे भगवान, इसीलिए मेरी खुशी को कुछ किया तो नहीं? डॉक्टर प्लीज़ मेरी खुशी को चेक कीजिए। निकिता की घबराहट देखकर डॉक्टर अर्जुन बजाज जल्दी से उसके पास आए और खुशी को चेक करते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया घबराइए मत, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, यह बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले निकिता कुछ कहती, डेविल तुरंत निकिता को खुशी से दूर करते हुए बोला, दूर हटो उससे, खबरदार जो उसे छूने की कोशिश की, मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी? इतना कहकर डेविल गुस्से से अर्जुन बजाज को भी खुशी से दूर करता है और उनका हाथ झटक देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी जान को मेरे अलावा कोई और छुए? मैं बर्दाश्त नहीं करता, आई विल किल यू। इतना कहकर डेविल पास में रखे हुए पानी के जग को उठाकर डॉक्टर अर्जुन बजाज के सर पर अटैक करने ही वाला था जब निकिता एक झटके में उसका हाथ पकड़ गुस्से से चिल्लाकर बोली, ओ हेलो, तुम हो कौन और यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खुशी पर हक जताने की? तुम होते कौन हो उसके करीब आने वाले? रुद्र कबीर, आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? पकड़ो इस पागल आदमी को और तुम दूर हटो मेरी खुशी से, वरना सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। इतना कहकर निकिता झटके से डेविल को खुशी से दूर करती है। जब उसकी यह हरकत देखकर डेविल गुस्से से कभी उसके हाथ को तो कभी खुद को देख रहा था। इस वक्त उसकी नीली आंखों में खून उतर आया था। तो वहीं रुद्र के इशारे पर कबीर और एंथोनी डेविल को पकड़ने के लिए उसके पास गए कि तभी डेविल गुस्से से उन सभी को घूरते हुए बोला, मुझे तुम लोगों का ऑफर मंजूर है, लेकिन मेरी भी 2 शर्तें हैं। और यह सुनते ही उन सभी के कदम रुक गए। वहीं निकिता उन्हें कन्फ्यूजन से देखने लगी, उसे कुछ समझ नहीं आया। तो वहीं थोड़ी देर बाद एक कॉन्फ्रेंस रूम में रुद्र, एंथोनी और डॉक्टर बजाज सिवाय और कबीर खड़े थे और उन सभी के चेहरे पर शॉकिंग रिएक्शन थे। तो वहीं उनके ठीक सामने कुर्सी पर बैठा हुआ डेविल, जिसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उन सभी को घूर रहा था। तभी कबीर कपूर ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तभी रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपनी औकात में रहकर बात करो, समझे? तुम्हें खुशी के साथ रहना है, वह भी एजे बनकर। शक्ल देखी है आईने में? अच्छी है, बहुत हैंडसम हूँ और अक्सर जिंदल बनने के बाद और भी ज़्यादा हैंडसम हो जाऊँगा। तभी एंथोनी गुस्से से दांत पीसते हुए, तुम पागल हो गए हो? पैदाइशी हूँ, कुछ नया बोलो। हमें तुम्हारी यह फालतू की शर्त मंजूर नहीं है। शराफत से हमारा काम करना है तो करो, वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। काम करने वालों की कमी नहीं है हमारे पास। यह शब्द
डॉक्टर अर्जुन बजाज ने कहे थे, जो सुनकर डेविल बड़े ही एटीट्यूड के साथ एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे शान से बैठा हुआ था और दूसरे हाथ से पेपर वेट से खेलते हुए बोला, काम सर्वेंट करते हैं डॉक्टर, डेविल नहीं। डेविल की दुनिया होती है और वह अपनी दुनिया के बादशाह होते हैं। बादशाहों पर हुक्म नहीं चलाया जाता बल्कि उनका फैसला सुना जाता है। और मेरा फैसला है कि मैं अपनी बेबी गर्ल के साथ अक्सर जिंदल बनकर रहूँगा। मेरा ऐसा करने से तुम लोगों को बेनिफिट यह होगा कि तुम्हारी ओ डेविल माय मिस्टेक, मेरी जान ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसे अब इस ड्रामा से सिर्फ अक्सर जिंदल ही बाहर निकाल सकता है, यानी कि मैं। और दूसरा विमान खन्ना और बाकी दुश्मनों को यही लगेगा कि अक्सर जिंदा यानी ब्लैक डेविल वापस आ चुका है, इसीलिए वह कोई ना कोई बेवकूफ़ी करेंगे और हमारा उन तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। और तीसरा, हमें वक्त मिल जाएगा। जो कोई भी हमारे खिलाफ है उसका पता लगाने में मुझे यह जानने के लिए वक्त चाहिए कि आखिर वह कौन है जो मेरी बेबी गर्ल को ख़त्म करना चाहता है। और तुम लोग मेरा फैसला सुनकर इतना शौक क्यों हो रहे हो? इससे पहले भी तो तुम लोगों ने अक्सर जिंदल की बॉडी डबल को यूज किया था। इनफैक्ट तुम लोगों को अभी उसके परमानेंट बॉडी डबल की ज़रूरत है जो उसकी जगह ले सके और दुश्मनों को बेवकूफ़ बनाने में काम आ सके। तुम मुझ में क्या बुराई है? यह सुनते ही रुद्र अपनी आंखें छोटी कर गुस्से से डेविल को घूरते हुए बोला, बुराई एक हो तो बताएं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुराई ही है डेविल, और तुम्हारी सबसे बड़ी बुराई यह है कि तुम खुशी के लिए कुछ ज़्यादा ही, मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा ही दीवाना और पजेसिव हूँ, यही ना? वेल, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, और सच कहो तो मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता। उसे देखते ही मेरे अंदर दीवानगी और जुनून अपने आप बाहर आने लगता है। इसके अलावा कोई और बुराई है तो बताओ। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बुराइयों से ज़्यादा मेरे अंदर वह खूबियाँ हैं जो तुम लोगों को फ़िलहाल ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे? कहते हुए सिवाय गुस्से से आंखें छोटी कर डेविल के सामने आ गया, तो सिवाय को देख डेविल अपने होठों पर ईविल एटीट्यूड लाते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और दोनों पैंट की पॉकेट में हाथ डाले कुछ स्टेप आगे बढ़ता है और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, उस मित्तल को 25% मार्जिन चाहिए ना? उसे कहो 12% मंजूर है तो ठीक है, वरना बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। बम से उड़ा दो उसकी 2 फैक्ट्रीज को। और हाँ, अगर बात ना माने तो उसकी खोपड़ी में इतने छेद करना कि उसकी रूह को अपने दिमाग पर अफसोस हो कि वह ब्लैक डेविल से बेनिफिट क्यों चाहता था। यह सब डेविल ने काफ़ी स्टाइल और एटीट्यूड के साथ कहा था, जिसे सुनते ही आसपास खड़े सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि यह आवाज़, यह एटीट्यूड और स्टाइल बिल्कुल रियल अक्सर जिंदल की तरह था, जिसे सुनते ही उन सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अचानक ही सिवाय के कदम लड़खड़ा गए और वह हैरान होते हुए बोला, किंग। और तभी डेविल धीरे से पलटकर उन सभी की तरफ देखते हुए बोला, फिलहाल तो नहीं, पर बहुत जल्द हो जाऊंगा। एक बार फिर अपने सामने डेविल को देख सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक सेकंड के लिए तो उन लोगों को लगा था कि अक्सर जिंदल उनके सामने है, और तभी एंथोनी ने कहा, तुम हमारे किंग के स्टाइल को कैसे जानते हो? वही आवाज़, वही स्टाइल, वही एटीट्यूड पैदाइशी है, और खुशकिस्मती से यह मेरी अपनी आवाज़ है। खैर, मैं तुम लोगों को फैसला सुना दिया है। अगर तुम लोगों को मंजूर है तो 20 मिनट में बाहर आ जाओ, वरना बेबी गर्ल को मैं अपने तरीके से अपने साथ ले जाऊंगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगा, जब अचानक ही कबीर गुस्से से उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम हमें धमकी दे रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत की बात मत करो बच्चे। वह तो इतना है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और धमकी नहीं बल्कि वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है। मुझे मेरी जान पहले की तरह हंसती खेलती नजर आनी चाहिए, और यह तभी होगा जब अक्सर जिंदल उसके सामने आएगा, तो उसे आना होगा और उसे मैं लेकर आऊँगा। तुम लोगों को मंजूर है तो ठीक है, वरना मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना होने वाली तबाही के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। अंडरस्टैंड? इतना कहकर डेविल बड़े एटीट्यूड और स्टाइल के साथ वहाँ से निकल गया। तो वहीं उसके जाने के बाद रुद्र गुस्से से कबीर के पास आकर बोला, बस हो गई तुम्हारे दिल की मुराद पूरी। तुम उसे अपने लिए काम पर लगाने वाले थे कबीर कपूर। अब देखा तुमने, वही हम लोगों के बैंड बजाकर चला गया। हुक्म तो ऐसे झाड़ रहा है जैसे हम उसके सर्वेंट हैं। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे तो मैं क्या कहकर रुद्र गुस्से से उसके पीछे जाने वाला था, जब 2 अर्जुन बजाज उसे रोकते हुए बोले, रुक जाइए मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है फिलहाल मौके की नजाकत ऐसी है कि हमें उसकी बात मान ही लेनी चाहिए। यह सुनते ही रुद्र, सिवाय और एंथोनी हैरानी से अर्जुन बजाज को देखने लगे। यह आप क्या कह रहे हैं मिस्टर बजाज?
आप चाहते हैं हम उस घटिया चिपकू और गुंडे इंसान को खुशी के पास जाने दें? आप जानते भी हैं ऐसा करने का मतलब क्या है। खुशी को हर पल उस इंसान से इज्जत का खतरा रहेगा और वह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मिस्टर सिंघानिया, लेकिन उसकी बात भी सही है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, वह भले ही गर्म दिमाग का है, लेकिन खुशी उसके साथ इतने वक्त तक रही है। आज तक उससे खुशी को इज्जत का कोई भी खतरा नहीं रहा, बल्कि उसने खुशी की जान और इज्जत दोनों को प्रोटेक्ट किया है। वरना विवान खन्ना उसके साथ क्या करने वाला था, यह मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज खुशी जिंदा है, सही सलामत है, वह उसकी बदौलत है। हाँ, और लगभग लाश जैसी कंडीशन में भी उसी की वजह से है। कहते हुए रुद्र उन्हें घूरने लगा। जब उनकी बात को सुनकर कबीर ने कहा, भले ही लाश जैसी कंडीशन में है, लेकिन उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो उसी की है। आपने अब तक उसका गुस्सा और पागलपन देखा है, लेकिन शायद खुशी दी के लिए उसकी बेचैनी और तड़फ नहीं देखी। मिस्टर सिंघानिया, आप माने या ना माने, लेकिन खुशी दी की प्रोटेक्शन के लिए उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं होगा। हमें तो बस पहले खुशी दी को ठीक होने का इंतजार करना है। और रही बात उनकी इज्जत की प्रोटेक्शन की, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसके लिए प्लान है हमारे पास। और जहाँ तक उसने खुशी दी की कंडीशन अच्छी है, मुझे नहीं लगता वह आगे कोई बेवकूफ़ी करना चाहेगा। आप बस तैयार हो जाइए। कबीर और मिस्टर बजाज के कहने पर रुद्र ने सिवाय और एंथोनी की तरफ देखा। वह लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तैयार थे। उन्होंने भी हाँ में सिर हिलाया और अब रुद्र सोच में पड़ गए। तो वहीं दूसरी तरफ खुशी के वार्ड में डेविल गुस्से से निकिता को घूर रहा था, तो वहीं निकिता भी आंखें छोटी कर डेविल को ही घूर रही थी। इस वक्त वह दोनों खुशी के वार्ड में उसके बेड के अगल बगल बैठे हुए थे और उनके छोटे छोटे 1.25 साल के मासूम बच्चे अध्रव और अंश खुशी के बेड पर उसके पेट पर चढ़े रहे थे। अंश अपनी माँ को प्यार कर रहा था। यह चीज़ डेविल को बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी और तभी निकिता ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा, दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्रव और अंश खुशी के बेड पर उसके पेट पर चढ़ रहे थे। अंश अपनी माँ को प्यार कर रहा था। यह चीज़ डेविल को बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी और तभी निकिता ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा, तुम इस तरह मेरे बच्चों को घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन क्या तुम इस चिलगोजे को थोड़ा दूर रख सकती हो? मेरी जान इससे परेशान हो रही है। कहते हुए डेविल की नज़र अंश पर थी, जिसे देखकर निकिता गुस्से से घूरते हुए बोली, ओ हेलो, जुबान संभाल कर बात करो। तुमने चिलगोजा किसे कहा? और जान, भला यहाँ तुम्हारी जान कौन है? निकिता कमर पर हाथ रख अपनी जगह से उठकर डेविल की आंखों में आंखें डालकर बोली, सबसे पहली बात, यह बच्चा जिसे तुम चिलगोजा कह रहे हो, यह खुशी का बेटा है और खुशी इसकी माँ है। एक माँ अपने बेटे से कभी भी परेशान नहीं होती। और दूसरी बात, जिसे तुम अपनी जान कह रहे हो, वह मेरी दोस्त है, ना कि तुम्हारी जान। इनफैक्ट वह अपने ड्रैकुला के अलावा किसी की जान नहीं है। इसीलिए खबरदार जो इस शब्द का इस्तेमाल मेरी दोस्त के लिए किया। बाय द वे, मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि आखिर तुम हो कौन? सच कहती हूँ कसम से, अगर रुद्र ने मुझे तुमसे उलझने के लिए मना ना किया होता तो अब तक मैं तुम्हें उठाकर इस खिड़की से बाहर फेंक चुकी होती। और रियली इतनी पावर है तुम में? तो अब उठाकर फेंक दो, ज़्यादा देर नहीं हुई है। कहकर डेविल के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक स्माइल थी, मानो वह निकिता का मजाक उड़ा रहा हो, जिसे देखकर निकिता गुस्से से आग बबूला हो गई। लुक तुम। और इससे पहले निकिता आगे कुछ कहती, डेविल की नज़र अंश पर गई, जो कि खुशी के सीने से लिपटकर उसके हॉस्पिटल गाउन को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसका दूध पी सके। और यह देखकर तो डेविल की आंखों में जलन उतर आई। वह अभी उस बच्चे को कुछ कहने ही वाला था जब अंशु जोर जोर से रोने लगा और उसके इशारे को समझकर निकिता जल्दी से उसे अपने सीने से लगाते हुए, ओ मेरा बच्चा, आपको भूख लगी है? मम्मा चाहिए बेबी को? अभी मम्मा बीमार है ना, आप इधर आओ मेरे पास, मैं आपको। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, अध्रव भी जोर जोर से रोने लगा, जो देखकर निकिता दोनों बच्चों को एक साथ संभाल नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर रुद्र को ढूंढ रही थी। अरे यह रुद्र और बाकी लोग कहाँ चले गए? अब मैं इन दोनों को एक साथ कैसे? निकिता दोनों छोटे छोटे रो रहे बच्चों को गोद में उठाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और दोनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बच्चे जोर जोर से रो रहे थे और इस बात का एहसास डेविल को भी हो चुका था कि वह निकिता से अकेले संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए ना चाहते हुए भी डेविल एक झटके में अपनी जगह से उठा और निकिता की गोद से अंश को लेते हुए बोला, दो इधर और जाकर पहले उसे चुप कराओ। यह इतनी डिस्टर्बेंस है, मेरी जान को तकलीफ हो रही होगी। डेविल की वॉइस में सॉफ्टनेस कहीं भी नहीं थी,
उसकी बात को सुनकर निकिता उसे घूर कर देखने लगी और अंश को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हुए बोली, सबसे पहली बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कह रही हूँ, वह तुम्हारी जान नहीं है, इसीलिए बार बार उसे जान कहना बंद करो। और दूसरी बात, मेरा बच्चा वापस करो। मैं किसी भी अनजान इंसान, खास तौर से तुम जैसे बदतमीज इंसान पर तो कभी भी भरोसा नहीं करूँगी। दो मेरा बच्चा। इतना कहकर निकिता अंश को छीनना ही चाहती थी कि तभी डेविल अपने एक कदम पीछे लेकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, मुझे भी तुम्हारे बच्चे संभालने का कोई शौक नहीं है। अगर बात मेरी बेबी गर्ल के आराम की नहीं होती और ना ही मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए, चुपचाप जाकर पहले उस बच्चे को चुप कराओ, शायद उसे भूख लगी होगी। डेविल की बात सुन निकिता जोर जोर से रो रहे अपने बेटे अधर्व और अंश को देखती है। उसे भी याद आया कि वह बच्चों को सोया हुआ ही घर से लेकर आई थी और उसने उन्हें दूध नहीं पिलाया था, इसीलिए बच्चों को भूख तो लगी ही होगी। अब ना चाहते हुए भी निकिता मुंह बनाकर फीड एरिया की तरफ चली गई। तो वहीं अब डेविल की गोद में अंश था, जो कि जोर जोर से रो रहा था। डेविल को उस बच्चे का रोना बिल्कुल भी पसंद तो नहीं आया, इसीलिए वह उसे चुप करने के लिए बड़ी सी कांच की विंडो के साइड ले गया और उसे अपनी गोद में हिलाते हुए चुप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका चुप कराना कम और बच्चों को धमकी देना ज़्यादा लग रहा था। ए चुप हो जाओ, इस तरह रोना नहीं चाहिए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं कह रहा हूँ, चुप हो जाओ। डेविल बच्चों को कोल्ड वॉइस में धमकी दे रहा था और तभी उसकी नज़र फ्रूट बास्केट पर गई। उसने एक एप्पल उठाकर बच्चे को देते हुए कहा, यह लो, इसे खाओ। वह छोटा सा बच्चा अपने हाथ में एप्पल देख उसे 1 सेकंड के लिए लेता है और तुरंत उसे पटक कर फ्लोर पर गिरा देता है। वह डेविल के चेहरे को देख और भी ज़्यादा जोर जोर से रो रहा था। तो डेविल उसे घूरते हुए, ए बच्चे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या कह रहा हूँ, चुप हो जाओ, मुझे बिना वजह रोने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। डेविल ने इतना कहा ही था तभी निकिता, जो कि फीड एरिया की तरफ बैठी हुई थी और चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे, लेकिन उसे डेविल की बातें बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। वह गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, ओ हेलो, मेरे बच्चे को धमकी देना बंद करो, समझे? कभी किसी बच्चे को शांत नहीं कराया क्या? ऐसी धमकी दोगे तो मेरा बेटा सपने में भी तुम्हें देखकर डर जाएगा। उसके लिए लोरी गाओ। यह सुनते ही डेविल गुस्से से उस पर्दे की तरफ घूरते हुए, व्हाट? तुम चाहती हो मैं उसके लिए लोरी गाऊं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नो, आई एम नॉट आउट ऑफ माई माइंड, बल्कि मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा रही हूँ। बच्चे कैसे हैंडल करते हैं वह सिखा रही हूँ, सीख लो, फ्यूचर में काम आएगा। वादा है तुम जैसे खड़ूस अड़ियल आदमी की बीवी जिंदगी भर दुखी ही रहेगी। हे भगवान, पता नहीं कौन बुरी किस्मत होगी जिसके नसीब में यह राक्षस लिखा होगा। ड्रैकुला के बाद मैंने दूसरा नमूना देखा है अपनी ज़िंदगी में। सच कहती हूँ, सारे पागलों का पाला मुझसे ही पड़ा है और पता नहीं खुशी कौन सा मैग्नेट लेकर घूमती है कि सारे के सारे पागल इसकी तरफ ही अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं और हैंडल मुझे करने पड़ते हैं। खुशी की बच्ची, बस एक बार तू होश में आ जा, तुझे पकड़ के अच्छी कुटाई करूँगी तेरी। जहाँ जाती है 24 नमूने लपेट कर लाती है, हद होती है। पहले वह विवान खन्ना, फिर तेरा ड्रैकुला और अब यह डेविल कहीं का। निकिता गुस्से से डेविल को कोस रही थी, तो वहीं डेविल अंश को अपनी डार्क नीली नज़रों से घूर रहा था। तभी अंश मासूमियत से डेविल के शर्ट के अंदर अपने हाथ डालकर दूध ढूंढने की कोशिश कर रहा था और यह देखकर डेविल को थोड़ा अजीब लगा। वह तुरंत अंश के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, हे नोटी बॉय, जो तुम ढूंढ रहे हो वह मेरे पास नहीं है, वह मेरी जान के पास है। लेकिन खबरदार, जो उस पर अपनी नज़र डालने की कोशिश की, मेरे ना रहते हुए तुमने उसका बहुत फ़ायदा उठाया है, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। खबरदार, जो तुम उसके करीब जाने की कोशिश करोगे, मुझे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि मेरे अलावा कोई भी मेरी जान का ख्याल भी अपने दिमाग में लाए। जानते नहीं हो मुझे, तुम्हारा बाप हूँ। डेविल की धमकी को सुनकर छोटा सा अंश न जाने उसके दिमाग में क्या आया। उसने डेविल के खुले सीने पर, जो कि शर्ट के 2 बटन के बीच से झांक रहे थे, अपने छोटे छोटे दांत रख उसे काटना शुरू कर दिया। लेकिन डेविल के सख्त चमड़ी पर उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह तो अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए अंश से बोला, कोई फ़ायदा नहीं बच्चे, आज तक तुम्हारी माँ के काटने से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो तुम क्या चीज़ हो। डेविल ने यह शब्द कहे ही थे, लेकिन अंश उसे तो अब डेविल की शोल्डर और सीने पर काटना अच्छा लग रहा था। वह उसे काटने के साथ साथ उसके सीने पर उगे हुए कुछ बालों को मुट्ठी में पकड़कर नोच लेता है। इसके बाद डेविल के मुंह से आह बच्चे शब्द के साथ डेविल उसे घूर कर देख रहा था, तो अंश खिलखिलाकर हंसने लगा।
अब तो वह बार बार डेविल को तकलीफ दे रहा था और अब डेविल को भी समझ में आ गया कि यह बच्चा उसे तकलीफ देकर हंस रहा है। बस फिर क्या, न जाने क्या सोचकर अंश का दिल बहलाने के लिए डेविल जानबूझकर मुंह से आह ऊ की आवाज़ निकाल रहा था। बस यूं ही कुछ देर गुजर गई। आज का दिमाग पूरी तरह भटक चुका था। अब उसे डेविल के साथ खेलना अच्छा लग रहा था। हालांकि डेविल के चेहरे पर अभी भी सख्त एक्सप्रेशन थे। यह तभी निकिता अपने बच्चे को फीड कर कर वापस आई और अंश को अपनी बाहों में लेते हुए बोली, दो इधर मेरा बच्चा, मेरा बेबी। खड़ूस अंकल ने तुम्हें डराया तो नहीं? अगर डराया तो मुझे बताना, हम दोनों मिलकर उनकी अच्छी कुटाई करेंगे। इतना कहकर निकिता एक नज़र डेविल को घूरकर अंश को अपने साथ ले गई। तो वहीं डेविल निकिता को जाता हुआ घूर कर देख रहा था और बोला, यह छिपकली खुद को समझती क्या है? मेरे ही बच्चे से मुझे अंकल कहलवा रही है। खैर, मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है, मुझे तो मेरी जान। कहते हुए डेविल की नज़र खुशी पर गई, जो कि अभी भी बिस्तर पर बेजान सी पड़ी थी, जिसे देखकर डेविल की आंखों में दर्द उतर आया और वह धीरे से खुशी के पास बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए वह धीरे से उसके होठों पर लाइट किस कर उसकी आंखों में देखने लगा। तो डेविल की आंखों से आंसू बहने लगे और तभी बैकग्राउंड में एक दर्द भरा म्यूजिक बजने लगा। तुझे मैं प्यार करूं और इतना करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं। डेविल खुशी की आंखों में देख उसके दर्द को अपने दिल में उतार रहा था। आज उसकी नीली आंखों में दर्द भरे आंसू निकल रहे थे और दिल तड़प रहा था। वह प्यार से उसे देख ही रहा था जब दरवाजे पर कुछ लोग आए। डेविल, हमें तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। यह शब्द रुद्र के थे और उसकी टीम उसके साथ ही खड़ी थी। और उनकी बात को सुनकर डेविल एक झटके में अपनी जगह से उठकर वार्ड से बाहर चला गया। तो वहीं डेविल की आंखों में आंसू देख वह सभी लोग हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, आखिर डेविल खुशी के लिए रो क्यों रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक अकेले रेड कलर के बल्ब के नीचे खड़े सामने दीवार पर लगे हुए आईने में अपना रिफ्लेक्शन देख शर्टलेस खड़ा था और उसका हाथ अपने सीने पर बने हुए खुशी के टैटू पर था, जिसे अपने हाथों से चलाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और तभी उसने एक टैटू बनाने वाली मशीन से खुद ही अपने सीने पर वह टैटू दोबारा बनाना शुरू किया। इस दौरान उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, पर उसने अपनी तकलीफ को इग्नोर किया। लगभग 2 घंटे बाद डेविल का टैटू बिल्कुल रेडी था और अब वह पहले की तरह नजर आ रहा था, जिसे एक बार फिर अपने हाथों से छूते हुए डेविल को खुशी की याद आ रही थी। कुछ देर बाद वह फ्रेश हुआ और अपने चेहरे से हर मेकअप और हर धोरी आइडेंटिटी निकाल कर फेंक दिया। उसने अपने सेव को पहले की तरह कर लिया, जैसे वह अक्षत जिंदल के रूप में दिखता था। कुछ ही देर में वह बिल्कुल अक्षत की तरह कपड़े और ड्रेसअप होकर आईने के सामने खड़ा था। अपने रिफ्लेक्शन को आईने में देखा। उसने स्माइल करते हुए कहा, मैं आ रहा हूँ जान, अब यह दूरियां खत्म होंगी और हमारा इंतजार भी। इतना कहकर डेविल तेज कदमों से उस कमरे से बाहर निकला और थोड़ी ही देर बाद वह अस्पताल के कॉरिडोर से होते हुए खुशी के वार्ड के बाहर खड़ा था। रास्ते में डेविल को देखने वाले सभी सिक्योरिटी गार्ड उसे ऊपर से नीचे तक निहार रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके किंग, ब्लैक डेविल किंग यानी अक्षत जिंदल वापस आ चुके हैं। अपने सामने डेविल किंग को देखकर कोई घबरा रहा था तो कोई उसे सैल्यूट कर रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी, लेकिन डेविल सभी को इग्नोर कर खुशी के वार्ड के अंदर दाखिल हुआ, जहां रुद्र प्रताप सिंघानिया, कबीर कपूर, डॉक्टर अर्जुन बजाज सिंह, सिवाय एंथोनी और निकिता खड़े थे। और अब अपने सामने अक्षत जिंदल को देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। निकिता को जैसे चक्कर ही आने लगे। वह अचानक ही हड़बड़ाकर गिरने वाली थी जब रुद्र ने उसे संभाला और निकिता एकदम से चीख पड़ी, ड्रैकुला! रुद्र, यह ड्रैकुला! और तभी अक्षत उन सभी के सामने आकर खुशी पर ही अपनी नज़र टिकाए हुए कोल्ड वॉइस में बोला, एवरीबडी लीव। अरे लेकिन आई सेड लीव। डेविल लगभग धाड़ उठा, जो सुनते ही आसपास खड़े लोग कांप उठे और रुद्र जल्दी से निकिता का हाथ पकड़ अपने बच्चे को संभालते हुए, निक्की बाहर चलो स्वीट हार्ट। हाँ लेकिन रुद्र, यह ड्रैकुला वापस? निकिता हैरान परेशान फटी फटी आंखों से अक्षत जिंदल को देख रही थी कि तभी रुद्र उसे अपने साथ पकड़कर ले जाते हुए, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। एंथोनी, सिवाय बच्चों को संभालिए, कहकर रुद्र ने बच्चे एंथोनी और सिवाय के हाथों में दे दिए। और अब कभी मिस्टर अर्जुन बजाज सभी लोग बाहर निकल गए और उनके जाते ही अक्षत जिंदल अपनी जान खुशी के सामने बैठा। वह आंखों में आंसू लिए प्यार से उसके माथे पर अपना हाथ सहलाते हुए, आंखें खोलो जान, देखो मैं वापस लौट आया। क्या तुम तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही?
प्लीज़ मेरी आवाज़ सुनो। कहते हुए वह बड़े प्यार से उसके होठों पर किस करता है, लेकिन खुशी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, उसके गाल पर लुढ़क रहे थे। वह कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, जो देखकर अक्षत को समझ नहीं आ रहा था आखिर वह क्या करे कि उसकी जान ठीक हो जाए। वह एक झटके में खुशी का हाथ अपने हाथों में लेकर उस पर किस करते हुए तड़प कर बोला, जान क्या करूं मैं तुम्हें वापस लाने के लिए? प्लीज़ वापस आ जाओ ना। देखो तुम्हारे बिना तुम्हारे अक्सू की जान जा रही है। तुम जानती हो ना, तुम्हारी मुस्कान देखकर, तुम्हारी आवाज़ सुनकर, तुम्हें बाहों में भरकर ही मुझे सांस आती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा जान, सचमुच मर जाऊंगा। और उससे पहले यह दुनिया ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि जिस दुनिया में तुम नहीं वह किसी काम की नहीं। यह मेरी वार्निंग है, तुम्हें होश में आओ। अक्षत बहुत देर तक खुशी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब खुशी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, वह एक झटके में गुस्से से उठकर लगभग चिल्लाते हुए धाड़कर बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? होश में आओ जान, यह मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर तुम इस बार होश में नहीं आई ना तो मैं कसम खाता हूँ मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। मैं सचमुच सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। तुमने अब तक मुझे शैतान से इंसान बनाया था ना, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी इंसानियत को ख़त्म कर दूंगा और फिर से बन जाऊंगा वही डेविल जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तुम ही ने तो मुझे इंसान बनाया है, मेरे पत्थर दिल को धड़काया है, और अगर इस दिल में तुम्हारी धड़कन नहीं हुई ना तो इस बार यह पत्थर नहीं बल्कि लावा बनेगा, जो अपनी आग की तपिश में सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। जैसे सती से अलग होकर शिव ने पूरी दुनिया में तांडव मचा दिया था, वैसे ही एक तांडव मैं लाऊंगा। तुम याद रखना जान, याद रखना। कहते हुए वह गुस्से से चिल्ला रहा था जब अचानक ही टेबल पर रखा हुआ एक न्यूज़पेपर उड़ते हुए खुशी के ऊपर आ गिरा। यह न्यूज़पेपर देख डेविल की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से से न्यूज़पेपर उठाकर फेंकने ही वाला था जब अचानक उसकी नज़र न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर गई, जहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए जोरों शोरों से इस दुर्गम यात्रा को पूरा करने के लिए निकल रहे हैं। और इस शब्द को पढ़ते ही डेविल के दिमाग में कई बात क्लिक हुई। फ्लैशबैक, जान, जान कहाँ हो तुम? अक्सू, मैं यहाँ हूँ मंदिर में, मंदिर में। कहते हुए अक्षत अपने बदन पर 5 पीस सूट पहने अपने ब्लेजर के बटन्स को सेट करते हुए मंदिर की तरफ आया। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ जान। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें देखे बिना मुझे सुकून नहीं मिलता। और एक तुम हो कि अक्सू, मैं बस पूजा कर रही थी, आ ही रही थी। इतना कहकर खुशी मंदिर से निकलकर हाथों में पूजा की थाली और प्रसाद लिए अक्षत के पास आई और उसकी तरफ आरती की थाल बढ़ा देती है। अक्षत उसे घूर कर देखता है तो खुशी आंखें छोटी कर अक्षत को अपने हाथों से आरती देती है और हाथ में प्रसाद देते हुए, जानती हूँ आप नास्तिक हैं, लेकिन ओके फाइन, सिर्फ तुम्हारी आस्था के लिए। अक्षत हाथ बढ़ाकर प्रसाद ले लेता है तो खुशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वह प्यार से आरती की थाली साइड में रख अपने हाथों से उसके गले में पहनी टाई को ठीक करते हुए, अक्सू, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो जान। कहकर अक्षत खुशी की कमर में हाथ डाल उसे अपने और करीब लेकर आता है और प्यार से उसके गालों पर किस करने लगा। जब खुशी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अक्सू, सावन आ रहा है और अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा है कि क्यों ना हम अमरनाथ यात्रा के लिए चलें। मेरा मतलब है, बहुत दिनों से हम लोगों पर कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। कभी आप पर गोली चलना तो कभी बिजनेस में लॉस। तो मैंने पंडित जी से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों को एक बार अमरनाथ की यात्रा करनी चाहिए। तो मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार हम लोग भी। अक्षत के चेहरे के सॉफ्ट एक्सप्रेशन थोड़े नाराजगी भरे हो गए और वह खुशी के चेहरे को हाथों में थामे स्ट्रेट वॉइस में बोला, देखो जान, मुझे तुम अच्छे से जानती हो, मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बस तुम्हारी आस्था के लिए मैं तुम्हें यह सब करने के लिए मना नहीं करता। घर की पूजा पाठ और मंदिर तक तो ठीक है, लेकिन अमरनाथ की यात्रा जानती हो वह कितनी मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले और अब मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। लेकिन अक्सू, मेरी बात तो जान, हर बार जिद सही नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अक्षत वहाँ से जाने लगा जब खुशी मुंह बनाते हुए बोली, अक्सू, लेकिन मैंने मन्नत मांग ली है कि मैं आपके साथ अमरनाथ यात्रा चलूँगी और मन्नत का अधूरा रहना अपशगुन होता है। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। यह सुनते ही अक्षत के चलते हुए कदम रुक गए और वह धीरे से खुशी की तरफ पलट कर बोला,
सगुन अपसगुन अंधविश्वास है जान, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ही तो कहती हो ना, इंसान का मन साफ होना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे भगवान के लिए वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी जान से ज़्यादा इस दुनिया में किसी का भी दिल साफ नहीं है। इतना कहकर अक्षत मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया और खुशी मुंह बनाते हुए पैर पटक कर बोली, हे राम जी, कैसा जिद्दी पति मिला है मुझे, बिल्कुल भगवान भोलेनाथ जैसा। जब देखो तब अपनी ही बात मनवाते रहते हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे। इन बातों को याद कर अक्षत की नज़र खुशी पर गई और वह तुरंत पेपर को मुट्ठी में दबाकर बेचैनी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम यही चाहती हो जान? मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए, हर जगह जाऊंगा। इतना कहकर डेविल एक झटके में खुशी को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठा लेता है और तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गया। खुदा को दिख रहा होगा ना दिल तुमसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूँ। तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूँ। तो वहीं दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ डॉक्टर अर्जुन बजाज, कबीर सिवाय एंथोनी और रुद्र मौजूद थे, तो वहीं निकिता का मुंह खुला का खुला रह गया और वह एक झटके में हैरान होते हुए चिल्लाकर बोली, बट यह आप क्या कर रहे हैं रुद्र? आप पागल आदमी को अक्षत जिंदल का रूप देकर खुशी के सामने ले आए। आपका दिमाग तो ठीक है? अरे वह आदमी दिखने में ड्रैकुला से भी ज़्यादा पागल है। पहले तो आप कहते हैं कि उसे खुशी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्योंकि वह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, और अब उस पर भरोसा करके खुशी की जिम्मेदारी उसके ऊपर क्यों? बात समझने की कोशिश करो निकी, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि। और इससे पहले रुद्र आगे कुछ कहता कि तभी एक सिक्योरिटी गार्ड घबराकर दौड़ते हुए आया। सर सर सर, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वह कवीन क्या हुआ कवीन को? कहते हुए रुद्र हड़बड़ा गया। तुम चुप क्यों हो इडियट, जल्दी बोलो, कहते हुए कबीर भी परेशान होकर सामने आया। जब सिक्योरिटी गार्ड ने बताया वह कवीन को किंग अपने साथ ले गए हैं। और वट, कहते हुए सभी लोग हैरान रह गए और अब सब जल्दी से बाहर निकलकर वार्ड में जाते हैं जहाँ खुशी नहीं थी। अब निकिता को मानो एक झटका सा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत घबराकर खुशी की फिक्र जताने लगी और जोर जोर से रोते हुए रुद्र पर बरस रही थी। तो वहीं रुद्र और उसकी टीम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि डेविल उन्हें कुछ भी बताकर नहीं गया था। अब वह लोग खुशी और उसकी तलाश में लग गए। कर ले कबूल खुदाया मेरे सजदे, अब तो नसीब में उसे लिख दे। कर ले कबूल खुदाया मेरे सजदे, अब तो नसीब में उसे लिख दे। तो वहीं दूसरी तरफ डेविल खुशी को लेकर गाड़ी के जरिए अमरनाथ की तरफ निकल गया। इस वक्त खुशी उसकी बाहों में थी। वह टैक्सी से सफ़र कर रहा था। खुशी उसकी गोद में बिल्कुल इमोशनलेस जिंदा लाश की तरह पड़ी थी और डेविल उसे अपने सीने से लगाए हुए बस उसकी आंखों में देख रहा था। देखते ही देखते न जाने कितना ही वक्त गुजर गया। फाइनली एक जगह ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और डेविल से कहा, सर आगे का रास्ता पहाड़ी है, वहाँ आप लोग गाड़ी से नहीं जा सकते। या तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं या फिर कुछ गांव वाले खच्चर की सवारी करवाते हैं, वह आपको आगे जाने में मदद करेंगे। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ अरेंज। यह सुनते ही डेविल यानी कि अक्षत जिंदल खुशी को अपनी गोद में लिए हुए गाड़ी से बाहर निकला और ड्राइवर को अपनी अंगूठी निकालकर पे करते हुए बोला, नहीं, आगे का रास्ता मैं खुद तय करूँगा। अब ड्राइवर एक सेकंड के लिए कन्फ्यूजन से कभी अक्षत को तो कभी खुशी को देख रहा था और फिर लंबी पहाड़ी रास्ते की ऊंचाई को देखते हुए बोला, आप? लेकिन सर आगे का रास्ता बहुत दुर्गम है, पहाड़ की चढ़ाई और लगभग 50-60 किलोमीटर का पैदल रास्ता, आप इसे तय नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, आप एक काम कीजिए, आधे रास्ते राइट ले लीजिए और आधे रास्ते चले जाना। मैंने कहा ना, मैं मैनेज कर लूँगा। इतना कहकर डेविल यानी अक्षत जिंदल खुशी को यूं ही अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाए हुए अपने कदम पथरीले रास्तों पर बढ़ा देता है। तो वहीं उन लोगों को जाने के बाद ड्राइवर अपने हाथों में डेविल की दी हुई गोल्ड रिंग देखते हुए खुश होकर बोला, यह तो असली हीरे से जुड़ी हुई गोल्ड रिंग है, इसकी तो बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। पता नहीं, देखने में तो अच्छे खासे घर के लगते हैं, फिर भी मुझे इतना मुश्किल रास्ता अपनाने के लिए कहा। खैर मुझे क्या, मुझे तो पैसे से मतलब है। इतना कहकर ड्राइवर खुश होकर गाड़ी में बैठ गया। दरअसल डेविल को मालूम था कि रुद्र और उसकी टीम उन लोगों को पूरे शहर में नाकाबंदी लगाकर ढूंढ रही होगी
लेकिन फिलहाल उसके पास किसी से भी बहस करने का वक्त नहीं था। इसलिए उसने ड्राइवर को ज़्यादा पैसों का लालच देकर शॉर्टकट अपनाने के लिए कहा था और यह रास्ता आगे जाकर बंद हो चुका था क्योंकि सामने एक कच्चा पुल था। अब डेविल खुशी को अपनी बाहों में लिए हुए लगातार आगे बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रुद्र और उसकी टीम खुशी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अब उन लोगों को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। अब उन लोगों ने कबीर के जरिए इलीगल तरीके से पुलिस की मदद ली ताकि खुशी गायब है इस बारे में किसी को पता ना चले और उसकी खोजबीन जारी रहे। निकिता का एक बार फिर से रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और प्रॉब्लम यह थी कि डेविल हर पल रूप बदलने में माहिर था। वह उसकी रियल आइडेंटिटी जानते ही नहीं थे। देखते ही देखते 2 दिन का वक्त गुजर गया। डेविल बिना रुके बिना खाए पिए खुशी को यूं ही अपनी बाहों में लिए हुए लड़खड़ाते कदमों से पहाड़ी इलाके पर चढ़ रहा था। उसके पैर लहूलुहान हो गए, शरीर थककर चूर हो गया। जगह जगह जख्मों के निशान पड़ चुके थे क्योंकि उसके पैरों में जूते भी टूट गए थे। वह नाजुक ब्रांडेड जूते पहाड़ी इलाके के दुर्गम रास्तों की कठिनाइयों को झेल ही नहीं पाए। तो वहीं डेविल, उसे लगभग चक्कर आने लगे थे, लेकिन उसकी नज़र बस अपनी जान पर टिकी हुई थी। उसने फैसला ले लिया था, अब अगर वह यहाँ से जिंदा जाएगा तो अपनी जान को होश में लेकर ही जाएगा, वरना वह उसके साथ ही यहीं दम तोड़ देगा। उसकी बेजान सी हालत देख एक बूढ़े कपल ने उन लोगों को अपना खाना पीना भी ऑफर किया, लेकिन डेविल को रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। वह तो बस किसी रोबोट की तरह बस अमरनाथ की गुफा की तरफ बढ़ रहा था। खुशी उसकी बाहों में बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी और फाइनली कई घंटे की मशक्कत के बाद डेविल थके हारे लहूलुहान कदमों से गुफा के अंदर एंटर करता है। जहाँ का नज़ारा देख वहाँ के सुरक्षा गार्ड पूरी तरह हैरान थे। डेविल की हालत देखकर वहाँ सभी उसे रास्ता देने लगे और अब डेविल खुशी को बाबा बर्फानी के चरणों में लेटा देता है और अपने हाथ जोड़ बोला, मैं आ गया, अब दिखा अपना चमत्कार, मुझे मेरी जान लौटा दो। इतना कहते ही अक्षत को बिल्कुल भी होश नहीं रहा और वह एकदम से बेहोश होकर वहीं गिर गया। उसकी हालत देखकर आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई।